नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज के हमारे ख़ास मेहमान श्रीमान भूमिकेश्वर सिंह जी हैं। आप नाट्य और डांस विधा के गुरुजन के रूप में पूरे देश ही नहीं विदेशों तक अपने नाम और अपने काम की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं। ख़ास विषय संस्कृत के नाट्य उत्सवों में अनेकों बच्चों को, युवाओं को उस विषय में पारंगत करने का मादा रखते हैं। उन्हीं से जानते हैं उनकी जीवन यात्रा के बारे में। सबसे पहले भूमिकेश्वर सिंह जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू रिवॉल्यूशन इंडिया का जो हमें चुना, इसलिए उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, इस समय हम मौजूद हैं जींद जिले की रामराय पावन पवित्र धरती, और जहाँ नाट्य उत्सव प्रांतीय वर्ग चल रहा है, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश से ऐसे बच्चे जो नाट्य और डांस की विधा में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, उन बच्चों को पारंगत करने के विषय में ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है और जिसमें माननीय श्री भूमिकेश्वर सिंह जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। भूमिकेश्वर सिंह जी, आपकी जो नाट्य और जो आपकी डांस विधा है, उसके बारे में दर्शकों को बताइए कि नाट्य होता क्या है और डांस विधा क्या होती है और किस प्रकार से वो क्या उसमें अलग अलग विधाएं होती हैं, उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, संस्कृत नाटक जो है परंपरा रही है, वो ट्रेडिशन रहा। सबसे पुराना जो नाटक बोलते हैं कि संस्कृत नाटक से शुरुआत हुई है जी। जो हम लोग के उसके बाद फोक थिएटर और फिर संस्कृत थिएटर, इस तरह से अब जो है मॉडर्न थिएटर हो गया है। ये सबसे पुरानी परंपरा है। और ये जो अभी वर्कशॉप हो रहा है, ये संस्कार भारती की तरफ से, जींद मतलब यहाँ हरियाणा इकाई है जी। तो उसके थ्रू हम यहाँ आए, हमें बुलाया है। जी। संस्कृत नाटक नहीं करना है क्योंकि अभी 11 दिन का है, तो लेकिन एक है कि हमारे जो संस्कृति रही है, किस तरह से लोग संस्कृत नाटक करते थे, उसमें क्या क्या होता था, इस तरह से इनको एक ज्ञान दिया जा रहा है। क्योंकि इसमें जो संस्कृत नाटक में म्यूजिक है, डांस है, गाने, संगीत है, ये सब सारी जो है हमारी जो नाट्यशास्त्र विधा है, उसमें सारा कुछ है। जो एक भरत मुनि का नाट्यशास्त्र नाम से है जी। जो ग्रंथ है, हम लोग उसको 5वां वेद मानते हैं जी। उसमें सारी कलाएं जो है, पेंटिंग भी उसमें सारी चीज़ें, पेंटिंग भी विधा एक है जो उसको भी हम कैसे प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो है जो अभिनय की पद्धति उसमें बताया गया है कि आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक जो है वो आंगिक मतलब है कि आप शरीर से फिजिकल जो भी है, डांस के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू, कि अंग संचालन कैसे कैसे अंग से क्रिएट कर सकते हैं कैसे चीज़ों को। नाटक जब हम नाटक करते हैं तो हम दृश्य प्रधान, पहले जो नाटक होते थे वो दृश्य प्रधान होते थे जी। तो जो भी दृश्य बनाना होता तो वो बॉडी लैंग्वेज सारे एक्टर ही वो प्रेजेंट करते थे कि मुझे पेड़ बनाना है तो अपना, या कुछ पक्षी बनना है या कुछ जानवर बनना है, इस तरह से कोई भी कैरेक्टर जो है वो फिजिकल होता था कि शारीरिक से कैसे, क्योंकि हमारे पास दिमाग है तो दिमाग जो है और हमारे पास बॉडी है, तो हम दिमाग को लेकर के बॉडी के ऊपर क्या क्या बॉडी से क्रिएट कर सकते हैं, वो सब सारे संस्कृत नाटक में पहले होते थे। अभी क्या मॉडर्न थिएटर में वर्बल थिएटर, जिसको हम लोग वाचिक थिएटर बोलते हैं, तो यहाँ अभी जो वाचिक है वो पूरा मॉडर्न वाचिक है। पहले वाचिक होता था कि हमारी कविताएं होती थी, पोइट्री होती थी, तो उसका जो संवाद शैली था, जो बोलने का तरीका था, उसके भाव जो हाव, उसका एक अलग तरीके का पैटर्न था। उसमें गाने भी थी। वाचिक मतलब ये है कि उसमें गाने भी थे। कोई चीज़ें हमें करना होता था तो उसमें म्यूजिक के साथ गाना का उसका जो वाचिक चलन है, किस भाव से हमें उस गाने को करना है, या उस क्या है वो सिचुएशन क्या है, उस तरह से उस गाने के साथ उसका बोलते थे। और एक जो तीसरा है वो आहार अभिनय, जिसको बोलते हैं कि कॉस्ट्यूम, मेकअप, ये सब सारी चीज़ें हम नेचुरल चीज़ों से बनाते थे पहले जी। मॉडर्न थिएटर क्या है कि पूरा जो है आप टेक्नोलॉजी लाइट के थ्रू, ये सब के थ्रू करते थे। पहले हम लोग जो करते थे
जैसे अभी ये एरिया है, यहाँ पंडाल में करते थे तो मसाल जला लेते थे या कुछ उस तरह के चीज़ें करते थे, जी लगा के वो सेट वोट लगाते थे। और जो सेट लगाते थे वो पूरा गांव से लेके कि क्या क्या होगा किस तरह से, उस तरह के ज़्यादा सेट नहीं यूज़ करते थे, जी लेकिन जो भी एक कि हमें जो ज़रूरत है उतना ही करते थे। तो उसको हम लोग बोलते हैं आहार्य अभिनय। और सात्विक जो है आपकी मेहनत, आपकी क्षमता, आपके एक्सप्रेशन, वो सब सारी थी। ये संस्कृत नाटक की जो है हमारी ये खूबी थी पहले, वो सब अब उस कल्चर को हम लोग फिर से डेवलप करना चाहते हैं। मतलब हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन फिर जो हमारी जो पहचान है भारत बाहर के देशों में, हमें अपनी संस्कृति से पहचान, हमारी संस्कृति या हमारी जो कलाएँ थी वो उससे ज़्यादा हमारे, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ विदेश में गया हूँ, जर्मनी हुआ, रशिया हुआ, इटली हुआ, कई कई 6-7 देशों में मैं गया हूँ, यूक्रेन हुआ, तो वहाँ लोग कल्चर के नाम से ज़्यादा लोग आते हैं देखने। अभी हम यहाँ जो कल्चर करते हैं उसको ज़्यादा वो लोग पसंद, ये लोग हम लोग नहीं पसंद करते, लेकिन हमारे जो कल्चर है, हम जहाँ बाहर जाते हैं तो हमें वो कल्चर के नाम से जाने जाते हैं कि हमारी ये, क्योंकि जो हमारी विधा है 2500 साल पुरानी, जो एक शास्त्र लिखा है, जो मिला है, वो उसको लेके सारी चीज़ें कि यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो संस्कृति है वो भारत देश में है। मतलब कितनी विविधताएं हैं, कितनी कलाओं की विविधताएं हैं, वो इंडिया से बाहर कहीं नहीं है। बाहर तो आपका 600, 700, 800 साल पुराना जो देश है, कंट्री है, उसमें कहाँ उसका उतना कोई ग्रोथ उस तरह का नहीं है कि कल्चरल ग्रोथ नहीं है। हाँ, व्यावसायिक ग्रोथ हो सकता है, लेकिन कल्चरल ग्रोथ ऐसा कुछ नहीं है। हमारी तो हज़ारों साल पुरानी जो परंपरा है उसके साथ हम लोग चलते। तो अभी हम लोग यहाँ जो वर्कशॉप कर रहे हैं तो उसमें हम लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो परंपराएं थी, जो हैं रह गई, जो जाने अनजाने में लोगों को पता नहीं, उसको हम लोग बच्चों के साथ, चाहे डांस हुआ, चाहे वो म्यूजिक हुआ, चाहे पेंटिंग हुआ या कुछ कविताएं हुआ, तो ये सब सारी चीज़ें हमारी पहले से ही हमारी विद्यमान थी। तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ अभी तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हाँ ये, क्योंकि संस्कार भारती का ये मोटो है कि अपने जो संस्कार हैं, अपनी जो संस्कृति है, उसको किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से लोगों तक, मतलब गाँव पहुँचाया जाए, लोग जाने उस चीज़ को। तो ये एक प्रयास है कि यहाँ के लोगों के साथ, शायद मुझे लगता है यहाँ पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं। जी श्री भूमिकेश्वर सिंह जी, आप बेसिकली ग्रामीण परिवेश से निकले, फिर आपने जिस विधाओं में आपने नाटक, डांस विधाओं में आपने पारंगत हुए, गुरुजनों के सानिध्य में रहे, जो इसकी बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा है उसको आपने ग्रहण किया, और तभी एक जैसे सोना तपने के बाद कुंदन बनता है, ऐसे भूमिकेश्वर सिंह जी ने बहुत तपस्या की है अपनी उस विधा के बारे में थोड़ा बताइए। आप बेसिकली कहाँ से, किस गांव से, किस परिवेश से निकले, और आपकी जो यात्रा है अब तक की, जो जीवन यात्रा है, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं वैसे तो यूपी गोरखपुर, जो आप लोग जानते हैं, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से जी, और मैं भी बचपन में गांव रहा हूँ, ऐसे ही जैसे ये गांव है, जी। छोटे छोटे गांव में रहा हूँ। हाँ, 5वीं क्लास वहाँ पढ़ा, फिर 5वीं से शहर गोरखपुर आ गया, वहाँ 10वीं 12वीं तक वहाँ पढ़ा। तो 12 जैसे होता है कि लोगों को फिल्में देखने का शौक़, ये सब चीज़ें से एक एंटरटेन का कि ऐसा कुछ होता है, तो हमारे अंदर भी वो जागृत हुआ। तो मैंने भी उस कला को, मतलब एक्टिंग क्या चीज़ होती है, उसको सीखने के लिए शहर दर जैसे गोरखपुर हमने कुछ नाटक किया। फिर ऐसा कुछ हुआ कि मुझे सीखना है, तो लोगों ने बोला कि आप अगर सीखना है तो आप दिल्ली जाइए, कहीं और बॉम्बे जाइए या कहीं और जाइए जहाँ से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। फिर वहाँ से गोरखपुर से दिल्ली निकला, दिल्ली में हमने सीखा, ट्रेनिंग लिया 9 महीने का। फिर उसी के साथ हमने एक डांस का, जो एक छऊ, एक मार्शल आर्ट डांस है जी, हमारी उड़ीसा की, वो डांस है। 3 फॉर्म है छऊ की, सरायकेला, पुरुलिया, मयूरभंज, इस तरह से वो उसमें, जिसमें मार्शल आर्ट है जी, और हम बेसिकली हम गांव से थे, तो हमारे अंदर मेहनत करने की बहुत जोश जज्बा था कि हाँ, मेरे फादर भी वो पहलवान लोग थे। जी, कोई कल्चर नहीं था, वो पहलवानी का कल्चर था। तो वो जो मेहनत करने का था, तो मैं फिर आया, दिल्ली में आया, तो मुझे
पहले मार्शल आर्ट करता था, फिर डांस में लगा कि अच्छा डांस में भी इतने सारे मूवमेंट होते हैं। तो छऊ देखा कि उसमें सारे मार्शल आर्ट के मूवमेंट है, सारे उसमें तलवारबाजी है, हाँ, उछलना कूदना है, तो वो उसको मैंने सीखा। फिर ये थिएटर भी उस समय एक्टिंग भी कर रहा था, ट्रेनिंग भी ले रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं अब इतने सारे करीब 10 साल तक मैंने उस कला की साधना किया। तो मैं पहले सोचा था कि मैं बॉम्बे चला जाऊँगा, फिर अचानक इतना ये हुआ कि नहीं, मेरे अंदर ये आया कि मैं इतनी सारी जब कलाएं सीखा है, सारी चीज़ें किया है, अगर मैं बॉम्बे जाऊंगा तो फिर मैंने देखा कि जो मेरे दोस्त लोग थे वो ज़्यादा जानकारी नहीं था, वो जाते थे वापस आ जाते थे, रिटर्न हो जाते थे। जी। और जो मैंने जो साधना किया था, मैं कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो ये सब मेरी जो है कला है उससे कुछ वहाँ काम नहीं आएगी, फिल्म में ये सब काम नहीं आएगी जी। तो ऐसा करना चाहिए कि मुझे सिखाना चाहिए लोगों तक कि मेरी जो कला है मैंने सीखा, हम गुरु, हाँ, लोगों तक पहुँचे। गुरु लोगों ने, जैसे गुरु लोगों ने हमें सिखाया, तो इतना उन्होंने साधना सिखाया, तो हमें भी अगर कुछ करना है, अपने कला को जीवित रखना है, तो वो एक भावना आई कि अंतर्मन ने कहा नहीं, इतना तू कुछ किया है तो तुम्हें सिखाना चाहिए, उस कला के ऊपर काम करना चाहिए जी। तो फिर मैंने उस कला के ऊपर सिखाना शुरू किया। अब तो मतलब हर जगह जहाँ सीखा था वहाँ भी सिखाया, हाँ, जहाँ लोग पूछते नहीं थे कि हाँ, वहाँ भी लोग पूछना शुरू किया, मतलब इतना सारे परफॉर्मेंस किया जी। सिखाया। तो अब करीब इस फील्ड में मुझे 35 साल हो गए काम करते हुए, बहुत लंबा अरसा हुआ। हाँ, और करीब 25-30 के आसपास मैंने 25-30 साल से मैं संस्कृत नाटक ही कर रहा हूँ। जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ, संस्कृत नाटक का आपने जिक्र किया, संस्कृत नाटक का कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा डायलॉग दर्शक उसको उस डायलॉग्स में खो जाएं, उसको थोड़ा समझ पाएँ, कोई छोटा है एक उसका दृश्य आप हमारे ऑन कैमरा आप दे पाएँ कोई संस्कृत नाटक का? वैसे तो संस्कृत नाटक जो करते हैं ऐसे नहीं है जैसे कि हम ऐसे बोल देते हैं डायलॉग, उस तरह का नहीं होता कि हमें पूरा बॉडी लैंग्वेज तैयार करना पड़ता है फिजिकली, हाँ, कि जैसे फिर भी छोटा, हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ करना, कुछ दिखाना होता है तो हमें पूरा कैरेक्टर में आना होता है, हाँ, कि जैसे मैं बोल रहा, दुर्योधन के संग धनुष पर बाण चढ़ाकर युद्ध यज्ञ में ज्यों आया मैं, पांव बढ़ाकर त्यों ही मैं फिर आता हूँ इस सूने रण में, मानो अश्वमेघ की पूर्ण आहुति के क्षण में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। इसमें सारे भाव भंगिमाएँ, पूरा चित्रण, पूरा उसका बॉडी लैंग्वेज के साथ किया जाता है कि उसके जेस्चर, मुद्राएं, वो सब सारा एक्सप्रेशन वो दिखाना होता है सारा कुछ। अभी तो फिर भी मैं बैठ के दिखाया, उसको तो खड़े में दिखाना होता है जी। तो हमारे जो संस्कृत नाटक का यही खूबी है कि मैंने बोला ना कि दृश्य प्रधान होते हैं जी। तो दृश्य ऐसे होते हैं कि हमें जेस्चर, पोस्चर, ये सब जैसे डांस में होते हैं उस तरह से लेके संवाद जो है उसका संवाद अदाई करते हैं, जिससे वो विजुअल दिखे, वो कैरेक्टर भी दिखे। ये उसकी ये संस्कृत नाटक की यही खूबी है जी। तो आपका जो संस्कृत नाटक है जो सबसे ज़्यादा चला, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, उस नाटक का नाम कोई हमारे साथ साझा कर पाएँ? हमारे एक जो है, जो सबसे हम लोग मानते हैं संस्कृत के प्रथम राइटर का जो है भास, महाकवि भास हैं, जिसको उन्होंने 13 नाटक लिखे हैं, जिसमें से मैंने 11 नाटक उनके कर लिए हैं। उनका पहला नाटक मैंने दूत वाक्यम किया था, फर्स्ट नाटक बहुत प्रचलित हुआ था बहुत, और उसके बाद सेकंड नाटक मेरा मध्यम व्यायोग था, उन्हीं का लिखा हुआ मध्यम व्यायोग था एक नाटक जो भी महाभारत के ऊपर है, तो उसको भी मैंने खेला बहुत, उसको देश विदेश में, दूत वाक्यम भी एक जो है वो बहुत देश विदेश में उसको भी मतलब उसको भी ले गया, खेला, बहुत पसंद किया।
एक कर्ण भारम नाटक है जो कर्ण की स्टोरी है, कर्ण की कहानी है, जी उसके लाइफ को, जीवन को लेकर। तो वो भी नाटक मैंने विदेश में, जर्मनी में जाके जर्मन भाषा में उसको मतलब उनके साथ, बच्चों के साथ जर्मन भाषा में वो नाटक डायरेक्ट किया वहाँ ही के लोगों के साथ। इस तरह से मेरे बहुत सारे नाटक मैंने विदेशों में खेला है और नाम हुआ है। तो अभी लोग ज़्यादातर मुझे यही जानते हैं कि जो भूमिकेश्वर जी हैं शायद इंटरनेशनल कहीं बाहर होंगे। जी 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 हालांकि मैं यहीं रहता हूँ। जी 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 अब यही है कि मैं कहीं वैसे नहीं जाता, जो कुछ बुलाता है फिर जी। अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं बहुत वैसे आडंबरों में नहीं जी, थोड़ा जी। सा फंसे रहते जी, हैं। जी। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ जिस प्रकार की सरलता, सौम्यता और साधारणता जो श्री भूमिकेश्वर सिंह जी में है, कमाल ऐसे एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पैसे के पीछे कभी भागने की कोशिश नहीं की। अन्यथा इनके पास अनेकों ऑफ़र थी विदेशों में, मुंबई में, अनेकों फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन ये किस प्रकार से संस्कार भारतीय सेवा भाव से वहाँ पैसे को अहमियत नहीं दी जाती, संस्कृति और साहित्य को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं श्री भूमिकेश्वर सिंह जी। भूमिकेश्वर जी, आपका लंबा चौड़ा 35 साल का अनुभव रहा है इस विधा में साधना करते हुए। क्या भविष्य देखते हैं युवाओं का इस विधा में, जो इस विधा में कुछ अच्छा करना चाहते हैं? जैसे यही सभी लोग यही कहते हैं कि थिएटर में जो है पैसा नहीं है, जिसकी वजह से ये विधा लोग ज़्यादा अपनाते नहीं हैं। वाकई थिएटर में उस तरह से पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप साधना करते हैं, आप लगे रहते हैं चीज़ों के ऊपर, तो आप भूखे नहीं रह सकते। जी हाँ, अब किस स्तर से हमें ये सोचना है कि मुझे किस स्तर से जीना है, हाँ, किस स्टार्ट से, तो वो थोड़ा सा ऐसे अटपटा सा लगता है कि जितनी आप चाहत रखेंगे कि जैसे फिल्म में जितने पैसे होते हैं, जितने सारी चीज़ें होती हैं, उसका जो लाइफ है वो अलग से है। थिएटर की लाइफ अलग है। वो पूरा थिएटर तो ये तो जीवन है ना, जीवन से जुड़ा हुआ है, लोग से जुड़ा हुआ है। तो लोक में रह के आप फिल्म के सोचोगे तो वो फैसिलिटी लोक में रह के नहीं आप कर सकते। लेकिन अगर आपको लोक में रहना है तो आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं संस्कृत थिएटर से, या कोई भी जो थिएटर करते हैं आप लोग में। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि अभाव है, ऐसा कुछ है। हम मेहनत करते हैं, हम जब आप सच्चे मन से आप आराधना करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ऊपर वाले का काम है उसका आपको सुरक्षा रखना उसके साथ। हाँ, तो वो सोच के हम उस भावना से ही करते हैं। हम कभी ऐसा नहीं भूखे रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं रहे। मुझे नहीं इतना सारे वो चाहिए। जी जी। हाँ, ऐसो आराम। ऐसो आराम वो सब चीज़ नहीं चाहिए। कि ज़रूरत क्या है, तो फिर अगर हमें ऐश्वर्य मिले, हम तो वो चीज़ बना नहीं पाएंगे, साधना नहीं हो पाएगी। हाँ, लोग जो चीज़ हम करना चाहते हैं, हम लोग जीवन में, अभी मैं यहाँ आया हूँ, जी तो अगर मैं इस जीवन काल को देखूँगा नहीं, इन चीज़ों को समझूंगा नहीं, तो मैं उस चीज़ को कैसे अपने कला में कैसे उसको जी साध पाऊँगा। जी। तो क्योंकि कला जो है वो जीवन से निकली हुई है, जी कहीं बाहर से नहीं आई है कि कैसे ऐसी दैवी शक्ति आई है कि चलो आप कुछ दिखा दोगे तो ऐसा हो जाएगा। कला हमेशा जीवन से निकली है। तो इस तरह से मैं सोच के काम करते हैं तो मैं खुश रहता हूँ, मैं उससे एंजॉय करता हूँ। जी तो वही मेरा मतलब कहना है कि अगर कोई भी आता है, युवा लोग आते हैं, तो अगर वही कि आप किस तरह से सोचते हैं, इन चीज़ों को अपनाते हैं। जैसे हम अपनाएंगे, वो तो हमारे मन का विचार है कि जैसे हम चाहेंगे वैसे ही हमें सुविधाएं ज़रूरत पड़ेगी। अगर सुविधाओं की ज़रूरत नहीं, हमें नहीं चाहत रहेगी, हमें कला करना है, तो हम कला के हिसाब से अपना करेंगे। जी। श्री भूमिकेश्वर सिंह जी, आप जिस पवित्र धरा पर आप और हम बैठे हैं, ये कुरुक्षेत्र की कुरु भूमि के नाम से पवित्र प्रसिद्ध भूमि है, रामराय तीर्थ है। यहाँ मतलब कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं कि गंगा स्वयं यहीं अपने आप में प्रकट हो जाती है। तो जब आप यहाँ नाट्य कार्यशाला आप लगा रहे हैं, क्या भविष्य में आपका, क्योंकि आप साहित्यकार भी हैं, नाटकविद भी हैं और डांस विधा में भी पारंगत हैं, क्या कभी दिमाग में आएगा कि भूमिकेश्वर सिंह जी जो यहाँ जींद जिले में रामराय तीर्थ पर जो आपने समय बिताया, यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें, यादें आप लेके जाएं और इसको एक नाटक के रूप में परिवर्तित करने का मन बनेगा, ऐसा कुछ भूमिकेश्वर सिंह जी का?
ज़रूर वो जो नाटक जो हम लोग तैयार करते हैं, जो कुछ होता है कहीं न कहीं उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें ये देखना होता है कि हमें कोई ऐसा नाटक हो जिसके यहाँ की रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है उस नाटक में, तो हम ज़रूर उस चीज़ को दिखाते हैं हम। क्योंकि हमारी जो विधा है वो करने की, वो तो लोक विधा है, तो उस चीज़ को हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो मैं इसीलिए मैं हर जगह जाता हूँ कि मैं वहाँ के ऑब्ज़र्व करूँ और उन चीज़ों को अपने कला में उतारूँ, एक अलग तरीके से उसको प्रेज़ेंट करूँ, तो ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं। जैसे भगवान परशुराम जी का तपोस्थली रही है, तो भगवान परशुराम के ऊपर कोई नाट्य इस प्रकार का जिसमें उनकी तपस्या के विषय को आप अपनी विधा के नाट्य विधा से आप पारंगत करके एक अच्छा नाटक बन सकता है, उस पर अच्छा काम किया जा सकता है और लोगों तक उनकी जो भगवान परशुराम जी की तपस्या के बारे में अच्छा एक ज्ञान दिया जा सकता है जनता को। हाँ, दिया जा सकता है। जैसे मैं अब एक नाटक मैं करता हूँ बार-बार, जैसे कर्ण भारम की हमने ज़िक्र किया, उसमें भी परशुराम का एक दृश्य है। जी। तो वो परशुराम ने कर्ण जो है, कर्ण को सिखाया था परशुराम ने। उसका कोई वाक्य आप बोलना चाहें, ताकि क्योंकि आपसे बात करके जब आप वो जो आपने जो पहले जो डायलॉग बोला कमाल, मतलब ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में नाटक को मंचन कर दिया। तो भगवान परशुराम जी का जो कर्ण नाटक में आप जो करते हैं उसका कोई डायलॉग आपको याद आता है, वो दर्शक सुनना चाहते हैं, आपकी इस विधा को उसमें जीना चाहते हैं, खोना चाहते हैं। तो जैसे उसमें एक पहले ही दृश्य है कि परशुराम जो है अपना तपस्या में मतलब साधना में लीन है, और अचानक जो है कर्ण जो है वहाँ उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि पहले तो लीन थे और अपना साधना में लगे हुए हैं। तो वही परशुराम बोलते हैं, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? तो कर्ण होता, भगवान मैं आपसे संपूर्ण विद्या अस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ। फिर उसको देखते हैं, कर्ण को परशुराम देखते हैं ये सीखेगा या नहीं सीखेगा, किस तरह से। हाँ, दिखने में तो ऐसे लग रहा है। तो बोलते हैं मैं केवल ब्राह्मणों को ही अस्त्र विद्या सिखाता हूँ, क्षत्रियों को नहीं। तो इस तरह के उसमें जी जी। बहुत बहुत उम्दा। आपने वास्तव में रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल को गौरवान्वित कर दिया जब इस प्रकार की विधा के साधक जो साधना करने वाले गुरुजन के सानिध्य में हम जैसे लोगों को बैठने का मौका मिलता है। और निश्चित तौर पर आपकी साधना से जीन जैसी धरा भी पवित्र हो गई, क्योंकि बहता पानी और चलता साधु हर जगह को पवित्र कर देता है। निश्चित तौर पर आपके द्वारा लगाई जा रही यह कार्यशाला यहाँ के हरियाणा प्रांत और जींद ज़िले के लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, युवा फ़ायदा उठाएंगे और जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। श्री भूमिकेश्वर सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत आभार, आपने समय मेरे लिए निकाला। और इस धरती पर मैं तो पहली बार इस यहाँ राम राय नाम परशुराम को आते ही मैंने यहाँ आते ही अच्छा, मुझे पहली बार मैंने नाम सुना था राम राय। यहाँ जो है ये परशुराम की धरती है। जो परशुराम का लास्ट जो फेज है, मैं पिछले साल गया था कर्नाटक में, जहाँ उन्होंने वो उनका जन्मस्थली है। और हाँ, कर्नाटक में मैं वहाँ उन परशुराम के मंदिर गया था। और वहाँ से तब मुझे बड़ा खुशी हुई कि चलो दोनों जगह के तपस्थली और जो है जन्मस्थली दोनों जगह का दर्शन हो गए। मैं मतलब उससे धन्य हो गया कि मेरे भाग्य में था कि वो परशुराम की जगह घूमने का। तो मैं धन्य हो गया, ये तपस्थली में मैं धन्य हो गया कि मुझे दोनों का दर्शन हो गया। जी भूमिकेश्वर जी, अंतिम जो लाखों युवा आपको देखेंगे, आपके मार्गदर्शन में कुछ अच्छा करेंगे, आपको अपना रोल मॉडल मानेंगे, ऐसे युवाओं के लिए नाटक विधा और डांस विधा में जो युवा कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए अंतिम आपकी तरफ से संदेश। इस लाइन में आइए, और मतलब किसी भी लाइन में जब हम जाते हैं तो हम पहले से, आजकल के जो युवा है पहले से फल का पहले सोच लेते हैं। हाँ, तो वो हम लोग जो ने ये गुरु ने बोला या शास्त्रों में भी लिखा है कि पहले हमें फल नहीं, पहले हमें जो कर्म की सोचना है कि हमें कर्म क्या करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आए इस पर पहले कर्म पे फोकस करें। फल देना तो ऊपर वाले का हाथ में, वो देगा ही देगा, आज नहीं तो कल देगा। तो अपने कर्म में हमेशा लगे रहिए, कर्मरत। मेरा जो फिलॉसफी है कि मैं कर्मरत हूँ। हाँ,
मैं फल के बारे में कभी नहीं सोचता, तो इसलिए मुझे फल भी ऊपर वाले दे देता। तो युवा लोग को भी यही सोचना चाहिए कि हाँ, हमें पहले मुझे करना क्या है। हाँ, अगर जो करना है उसमें जो है वो अपना मुकाम हासिल करना है। हाँ, फल के साथ नहीं मुकाम हासिल करना है कि मुझे करके अपना नाम करना है, या जो कुछ मेहनत करके हमें वो चीज़ पाना है, तो ऑटोमेटिक वो सब सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। ऊपर वाला कभी खाली हाथ नहीं भेजता है, भर देगा आपका। तो मैं चाहता हूँ और प्रैक्टिस करिए और मेहनत करिए तो ज़रूर मिलेगा फल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भूमिकेश्वर जी। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार के साधक गुरुजन हमारे मध्य होंगे, जिनका सानिध्य हम सबको मिलता रहेगा, तो निश्चित तौर पर नाट्य विधा जन्म है, जो हमारी दुनिया है, उसकी सत्य घटनाओं पर आधारित नाटक मंचन होते हैं। तो नाटक कोई अलग से कोई विचार नहीं है, नाटक मंचन यही है जो जीवन में जो सत्य घटनाएं हम देखते हैं उन्हीं को मंचन करके नाट्य उत्सव में तब्दील कर दिया जाता है। और अब जींद बदलने की कगार पर है, उसमें बदलाव आ रहा है, जींद के लोगों का मूड चेंज हो रहा है। वो लोग नाट्य विधाओं को भी अच्छे से देखना पसंद करते हैं, उसको सुनना पसंद करते हैं, उस विधा में खोना चाहते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण क्या है कि जिस प्रकार से जींद जिले में हर वर्ष नाट्य उत्सव कार्यशाला लगती है, नाट्य उत्सव मनाया जाता है, 1 सप्ताह का, 15 दिन का। वहाँ पूरे भारतवर्ष के अनेकों विख्यात जो नाटक मंचन करने वाले कलाकार हैं उनको मौका दिया जाता है, और उनकी कलाकारी से, उनके कला से सब जींद के लोग लाभान्वित होते हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।